बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ईरान और इजराइल के बीच तेज हुए हमले। इजराइल और ईरान में बढ़ रही तकरार, दोनों तरफ से बढ़े हमले। इजराइल ने कहा ईरान के हमले में 24 लोग मारे गए। ईरान ने कहा शुक्रवार से अब तक कम से कम 224 लोगों की मौत हुई। किस ओर जा रहा है दोनों मुल्कों के बीच का ये संघर्ष? स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। ईरान के साथ साथ जानेंगे हमलों के बाद इजराइल में क्या है हालात, और दिखाएंगे ट्रेड से जुड़े विवाद और दुनिया में चल रहे संघर्ष के बीच कनाडा में शुरू हुई G7 समिट। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। दुनिया के मुद्दों पर 3 दिनों के लिए होगा मंथन। चर्चा के केंद्र में होगा इजराइल ईरान का मुद्दा। क्या निकलेगा हल? और ब्रिटेन में ड्राइवरलेस कैब का ट्रायल की कोशिश। दिखाएंगे क्या हुआ जब बीबीसी संवाददाता बिना ड्राइवर की गाड़ी में बैठे। कैसा रहा उनका सफर? चौथे दिन भी इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष जारी रहा। दोनों तरफ से हमले तेज रहे। इजराइल के तेल अवीव और हाइफा जैसे प्रमुख शहरों में रात भर धमाकों की आवाजें सुनाई दी। तस्वीरें आज सुबह तेल अवीव की। हाइफा तेल अवीव से करीब 90 किलोमीटर दूर है। ये इजराइल की एक बड़ी बंदरगाह भी है। इजराइल का कहना है कि शुक्रवार से अब तक ईरान के मिसाइल हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़ी है। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता सेबेस्टियन अशर। कल जब हम समंदर किनारे बसे बात यम शहर गए तो वहाँ एक रिहायशी इलाका दिखा जहाँ एक बड़ा हमला हुआ था जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। स्थानीय लोग इस बात से हैरान थे कि ईरानी मिसाइलें इतनी दूर कैसे पहुँच गई और इतनी तबाही मचा दी। बीती रात भी हमें ऐसे ही हमले देखने को मिले। वो लोग जो हमसे बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि आज भी उनका यही मैसेज होगा। लेकिन उन्होंने इस बात को भी मजबूती से कहा कि इजराइल जो कर रहा है उसे यही करना चाहिए। इस बीच दोनों देशों के बीच धमकियों और चेतावनियों का दौर भी जारी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी दी है कि इजरायली नागरिकों पर किए गए हमलों की कीमत ईरान के आम लोगों को चुकानी पड़ेगी। हालांकि बाद में उन्होंने ये बयान बदल दिया और लिखा कि इजराइल की ईरान के आम नागरिकों को निशाना बनाने की कोई मंशा नहीं है। इजराइल का कहना है कि ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर इजराइल का पूरा हवाई नियंत्रण हो गया है और उसने ईरान के 1/3 मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। इधर ईरानी मीडिया में खबरें आ रही हैं कि वहां देश के पश्चिमी हिस्से में इजराइल ने हमले किए हैं। ये तस्वीरें पश्चिमी ईरान के कैरमान शाह शहर की हैं, जहां आज सुबह इजराइल ने रॉकेट दागे। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार से अब तक देश भर में कम से कम 224 लोगों की मौत हुई है। रविवार को हुए इजरायली हमले में ईरान की सेना के इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख की मौत हो गई। ईरान ने भी इसकी पुष्टि की कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड के इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख मोहम्मद काज़ेमी मारे गए हैं। कुछ दिनों पहले इजराइल के हमले में ईरान के उच्च अधिकारी मारे गए थे, जिनमें ईरान सेना के सर्वोच्च अधिकारी, रिवॉल्यूशनरी गार्ड के कमांडर इन चीफ और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे। और ईरान की सरकार मस्जिदों, मेट्रो स्टेशंस और स्कूलों को नागरिकों की सुरक्षा के लिए बतौर इमरजेंसी शेल्टर्स बनाने की तैयारी कर रही है। वैसे ईरान की सरकार पत्रकारों को अपने यहाँ आने की इजाज़त नहीं देती, लेकिन बीबीसी पर्शियन सर्विस ईरानी दर्शकों तक फ़ारसी में खबर पहुँचाती है। और इसी सर्विस के सियावाश अरदलान ने ईरानी नागरिकों से बातचीत कर उनके हालात जानने की कोशिश की। अचानक हुए हमलों के लिए वो तैयार नहीं थे। इस महिला ने पूरी कोशिश की कि ईरान की राजधानी पर हुए इजरायली हमले का प्रभाव बहुत ज्यादा उस पर ना पड़े। वैसे सोशल मीडिया ने ईरानी लोगों को ये मौका दिया है कि वो अपने मुश्किल अनुभवों को रिकॉर्ड कर सकें। अधिकारी तो लोगों से कह रहे हैं कि हमले या उसके बाद के पलों को कैमरे में मत कैप्चर कीजिए, लेकिन लोग इसके उलट काम कर रहे हैं। हमले के असर से लेकर सुरक्षा बलों के लिए की जा रही चीयरिंग तक ये लोग सब रिकॉर्ड कर रहे हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम का इजराइल के आयरन डोम से कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अचानक आ रहे ड्रोन से निपटने की कोशिशें जारी हैं। मैं 2 रातों से सो नहीं पाई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है। ये सब कुछ मुझे मेरा बचपन याद दिला रहा है। तब हम इराक के साथ युद्ध लड़ रहे थे। तब हमें कम से कम सायरन के जरिए पहले से चेतावनी मिलती थी। अब तो ऐसा कुछ नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने ईरानी लोगों से अपील की है कि खड़े होइए और ऐसे शासन को उखाड़ फेंकिए जो धार्मिक नेता चलाते हैं। और वहां ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो इस बात का इंतजार कर रहे हैं। इनमें क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी भी शामिल हैं, जिन्हें 1979 में हुई क्रांति के बाद हटा दिया गया था।
वो इन हालात में एक अवसर देख रहे हैं और इजरायली प्रशासन के साथ नजर आ रहे हैं। इस समस्या का मूल कारण है ये सत्ता और इसका स्वभाव, और इसको हटाना ही एकमात्र उपाय है जिसका फायदा ईरान के लोगों और इस आजाद दुनिया को होगा। इन लोगों को अब सत्ता में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहिए। मैं इस बात को शुरुआत से कहता आ रहा हूँ कि आखिरकार बेहतर उपाय ये है कि इस सत्ता को बदला जाए। अब हमारे पास एक अवसर है। कई ईरानी लोग हैं जो इस शासन के आलोचक भी हैं, लेकिन वो इजराइल को एक सहयोगी के तौर पर नहीं देखते। मैं ईरानी सरकार का समर्थक नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मगर इन हालात में मुझे लगता है कि लोगों में एकजुटता है। हम इसराइल के खिलाफ पीछे नहीं हटेंगे। दोस्त हो या दुश्मन, इजराइल ने ईरानियों का सामना युद्ध की कड़वी सच्चाई से करवा ही दिया है, लेकिन धार्मिक प्रभाव वाली सत्ता कभी भी इतनी अनिश्चित नहीं रही है। ईरानी लोगों के लिए चीजें पहले से ज्यादा मुश्किल और चुनौतीपूर्ण होने वाली हैं। बीबीसी संवाददाता सियावाश अर्दलान की रिपोर्ट। इस बीच इसराइल में ईरान के हमलों के बाद क्या हालात हैं, ये जानने के लिए हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा से, जो इसराइल में ही रहते हैं। जी, मैं अभी यरूशलेम में मौजूद हूँ और यहाँ पर तो कोई खास अफरा तफरी का माहौल नहीं दिख रहा है, लेकिन रात में यहाँ भी सायरन बजे और हम सारे लोग भी जो हैं वो शेल्टर हाउसेज में, हमें भी वहाँ पर रहना पड़ा। खबरों में भी ये है कि यरूशलेम पर भी हमला हुआ था, लेकिन वो हवा में इंटरसेप्ट हो गया, तो यहाँ पर मिसाइल्स नहीं गिरे हैं। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर फौज के प्रवक्ता एफी दफरीन जो हैं, उन्होंने प्रेस को ब्रीफ किया और प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने बताया कि कल रात तकरीबन 65 बैलिस्टिक मिसाइल्स और कई सारे ड्रोन्स जो हैं वो ईरान से इसराइल पर फायर किए गए, और इनमें से 3 जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इंटरसेप्ट नहीं हो पाए और वो सिविलियन इलाकों में आकर के गिरे, जिसमें कि 8 लोग मारे गए। और बार बार जो है यहाँ पर अपील की जा रही है इसराइली फौज की तरफ से कि लोग जो हैं वो होम फ्रंट कमांड के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन निर्देशों का पालन करें। दूसरी तरफ ये भी कहा गया इसराइली फौज के तरफ से कि इसराइली जो एयरफोर्स है वो लगातार कार्रवाई कर रही है तेहरान में। साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि इसराइली जो हमले हैं वो सिर्फ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हो रहे हैं, जबकि और वहां पर जो वहां के आम जो नागरिक हैं तेहरान के, उनको पहले सूचित कर दिया जा रहा है। उनके एक पर्ची गिराई जा रही है फारसी में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो इस इलाके को खाली कर दें। और गाजा में इजराइल के हमले पहले से ही जारी हैं और अब ईरान के साथ संघर्ष को लेकर इजराइल के लोग क्या सोच रहे हैं, हमने हरिंद्र मिश्रा से ये भी जानना चाहा। देखिए, लोगों का जहां तक सवाल है इसराइल में, तो जहां तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के लोगों में भी एक तरह से आम सहमति रही है। यहाँ पर लोगों को ये बताया गया और लोग इस पर विश्वास भी करते हैं कि अगर तेहरान जो है वो परमाणु शक्ति बन जाता है तो इसराइल के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर पब्लिक का भी इस कार्रवाई को लेकर के सपोर्ट है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से वहाँ पर हमले हो रहे हैं, यहाँ की जो एरियल डिफेंस जो एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो पूरी तरह से कामयाब नहीं रहा है। इस बार काफ़ी फेलियर्स हुए हैं और पहले जो ये दावा हो रहा था कि तकरीबन 99% जो है उसका इंटरसेप्शन रेट है, वो अब देखा जा रहा है कि तकरीबन 95 से 97% पर आ गया है। और जो भी ये मिसाइल्स मिस हो रहे हैं, जो वो नहीं रोक पा रहा है इनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो आम नागरिकों के घरों पर गिर रहा है, वो रिहायशी इलाकों में गिर रहा है और ऐसे में जो है लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। और ईरान इसराइल संघर्ष के चलते भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर बयान जारी किया है और कहा है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। इधर पाकिस्तान ने ईरान से लगती अपनी सीमा के 5 क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोग जो ईरान में थे वो वापस आ रहे हैं। ऐसे हालात में लोग ईरान छोड़कर भी बड़ी तादाद में बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसराइल की सेना ने लोगों को तेहरान के कुछ हिस्सों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने की चेतावनी दी है। अभी अमेरिकी अधिकारियों ने इस बीच सीबीएस न्यूज़ को ये भी बताया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई की हत्या की इजरायली योजना को वीटो कर दिया था। और इजराइल ईरान संघर्ष कनाडा में आज से शुरू हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भी सबसे अहम मुद्दा माना जा रहा है। दुनिया भर में संघर्ष और कारोबारी तनाव जैसे वैश्विक संकटों के बीच हो रही है ये बैठक। ऐसे में नजर इस बात पर होगी कि नेता एकजुट होकर कैसे इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शिरकत करने जा रहे हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल की रिपोर्ट।
कनाडा के इन शांत और सुंदर पहाड़ों वाले इलाके में वैश्विक नेताओं की बैठक हो रही है। यहाँ नेता यूरोप और एशिया से पहुंचे हैं। व्यापार और विदेश नीति को लेकर उनके बीच जो मतभेद हैं, उससे दुनिया को ये दिखाना मुश्किल लग सकता है कि G7 देश अब भी एकजुट होकर काम कर सकते हैं। उनकी पहली परीक्षा इसराइल और ईरान के बीच जारी जंग है। ये आमने सामने बैठकर इस लड़ाई को तेज होने से रोकने और इस संकट पर चर्चा करने का एक मौका है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा है कि मिडिल ईस्ट उनकी बातचीत का मुख्य मुद्दा होगा और इस सम्मेलन ने उन्हें ये मौका दिया है। क्षेत्र और दुनिया के हितों के लिए इस संघर्ष को खत्म करने की जरूरत है और हम मिलकर यही बात मजबूती से रखेंगे। मगर सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप पर निर्भर करता है। क्या वो इसराइल पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जंग रोकने के लिए दबाव बनाएंगे और अमेरिका को इससे दूर रखेंगे, या फिर वो इसराइल को और समर्थन देंगे और जंग खत्म करने के लिए शायद अमेरिकी फौज भी भेजेंगे? मुझे उम्मीद है कि कोई समझौता होगा। मुझे लगता है कि अब समझौता का समय है। देखते हैं क्या होता है, मगर कभी-कभी उन्हें लड़ना पड़ता है। ये सम्मेलन पश्चिमी देशों की एकता की एक बड़ी परीक्षा है। एक बटी हुई दुनिया में क्या 7 लोकतांत्रिक देश युद्ध, व्यापार और जलवायु जैसे अहम मुद्दों पर मिलकर एक राय बना सकते हैं? ये आसान नहीं होगा। नेता पिछली बार कनाडा में हुई ऐसी स्थिति से बचना चाहते हैं जब टैरिफ को लेकर विवाद हुआ और ट्रंप सम्मेलन का साझा बयान बिना साइन किए गुस्से में वहां से चले गए। 7 साल बाद अब वो कम से कम ईरान के मुद्दे पर ज्यादा एकता की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप एक समझौता चाहते हैं और यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष भी। यूरोप अब भी एक स्थायी समाधान खोजने के लिए बातचीत के रास्ते पर कायम है। इसलिए अब सभी की निगाहें डोनाल्ड ट्रंप पर हैं। उन्हें ऐसे सम्मेलन पसंद नहीं, लेकिन वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, यही इस बैठक के नतीजे तय करेगा। बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडल की रिपोर्ट। और अगले साल से लंदन में ऊबर ड्राइवरलेस टैक्सीज का ट्रायल शुरू करेगा। लंदन की सड़कों पर पहले से भी ये कोशिश चल रही है, लेकिन अब तक गाड़ी की ड्राइवर सीट पर एक ड्राइवर मौजूद रहता था। लेकिन जब ड्राइवर नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, बीबीसी की टेक्नोलॉजी एडिटर जोई क्लाइनमैन जब ऐसी कार में बैठी तो क्या हुआ। कुछ हफ्तों पहले मैं लंदन में एक ड्राइवरलेस गाड़ी में बैठी। हालांकि मैं उस कार में अकेली नहीं थी, मेरे साथ एक सेफ्टी ड्राइवर भी था। मैं इस वक्त कार में हूँ और ये सेंट्रल लंदन में अपने आप चल रही है। कौन सी लेन में जाना है, रुकावटों को कैसे पार करना है, जिसमें साइकिलिस्ट्स हैं, कई गाड़ियां हैं, सड़क पर हो रहा काम और ट्रैफिक है, इन सब से ये कार खुद ही जूझ रही है। जॉर्ज एक सेफ्टी ड्राइवर हैं जो ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं रहे। हम ऑटोनॉमी मोड में हैं, जिसका मतलब है कि गाड़ी अड़चनों को पार करने की योजना उसी वक्त बना रही है। अगर किसी भी वक्त कुछ गलत हो गया तो जॉर्ज लाल बटन दबाकर गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। अगले साल से आप सड़कों पर और ऐसी गाड़ियों को देख सकते हैं जिसमें कोई ड्राइवर नहीं बैठा होगा। ब्रितानी सरकार का कहना है कि वो अगले साल के बसंत तक ड्राइवरलेस टैक्सी और बस जैसी सुविधाओं के ट्रायल्स को मंजूरी देने के लिए योजना लेकर आएगी। और टैक्सी कंपनी उबर का कहना है कि वो इसके लिए तैयार है। इसके लिए बस कानून बनने की देरी है। हम तो तैयार बैठे हैं। ऑटोनॉमस पर हमारे साथ 18 ग्लोबल पार्टनर्स काम कर रहे हैं। इनमें से कई कंपनियां ब्रिटेन में अपना काम उबर प्लेटफॉर्म के जरिए शुरू करने के लिए उत्साहित हैं। जैसे ही कानून बन जाएगा हम इसे शुरू कर देंगे। अमेरिका, यूएई, चीन और सिंगापुर में तो पहले से रोबो टैक्सी सड़कों पर दौड़ रही हैं। कुछ शोध ये सुझाते हैं कि ड्राइवरलेस गाड़ियों से दुर्घटनाएं कम होंगी, लेकिन जहां ये गाड़ियां चल रही हैं वहां भी इनमें कई गड़बड़ियां देखने को मिली हैं। और सैन फ्रांसिस्को में एक रोबो टैक्सी सर्विस कैंसिल ही हो गई थी। इसको लेकर ये भी चिंता जताई जा रही है कि इस तकनीक का नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। हमारी चिंता है कि इस देश में 10 लाख से ज्यादा ड्राइवर्स काम कर रहे हैं, और अगर हम इनकी जगह इस नई तकनीक को ले आते हैं तो हमें इसके बारे में काफी सोचना पड़ेगा। इससे समाज में कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, नौकरियां प्रभावित होंगी, इसलिए हमें इस बारे में बड़ी सावधानी के साथ सोचना पड़ेगा। अमेरिका के ऑस्टिन में उबर की ड्राइवरलेस गाड़ियां हफ्ते के हर दिन 20 घंटे तक काम कर सकती हैं और कंपनी किराया भी उतना ही ले रही है। टेस्ला भी यहां एक सर्विस जल्द ही शुरू करने वाली है। अगले साल ट्रायल शुरू होने के बाद उबर को उम्मीद है कि वो इन गाड़ियों को ब्रिटेन के कस्टमर्स तक जल्द से जल्द पहुंचा देगा। पर सवाल ये है कि क्या ब्रितानी लोग इस गाड़ी में बैठना चाहेंगे?
पिछले साल हुए एक सर्वे से पता चलता है कि 37% ब्रितानी लोग उस गाड़ी में असुरक्षित महसूस करेंगे जिसमें कोई ड्राइवर नहीं है। बीबीसी की टेक्नोलॉजी एडिटर जोई क्लाइनमैन की रिपोर्ट। और सवाल ये भी है कि दुनिया के लोग क्या ड्राइवरलेस कार में बैठने के लिए तैयार हैं अब? और दुनिया की कुछ और बड़ी खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंडअप में। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार प्रमुख वोल्टर टर्क ने कहा है कि गजा में इजराइल की युद्ध नीति फलस्तीनी लोगों को भयानक दर्द दे रही है जो समझ से परे है। उनका ये बयान इजराइल के ताज़ा हमले के बाद आया है। इस हमले में कम से कम 20 लोगों के मारे जाने की खबर थी। इनमें से 2 को उस सहायता केंद्र के पास गोली मारी गई जिसे अमेरिका और इजराइल समर्थित गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन चला रहा है। एक स्वतंत्र थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का दावा है कि चीन लगातार अपने परमाणु भंडार में इजाफा कर रहा है। थिंक टैंक के मुताबिक 2024 में चीन के पास 600 परमाणु हथियार थे, जबकि 2023 में चीन के पास 500 परमाणु हथियार थे। यानी एक साल में चीन ने 100 परमाणु हथियार बनाए। हालांकि चीन के विदेश मंत्रालय ने इस नए शोध पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। अमेरिका में जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक का सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन प्रोग्राम चलाने की बात कही है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि वो लाखों अवैध प्रवासियों को देश के बाहर निकालने के प्रयासों को तेज करें। उन्होंने खासतौर पर अमेरिका के प्रमुख शहरों जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो और लॉस एंजलिस का खासतौर पर नाम लेते हुए बिना सबूत के ये कहा कि ये शहर प्रवासियों को अपने वोटर बेस को बढ़ाने और चुनाव में चीटिंग करने के लिए इस्तेमाल करता है। और स्पेन के एक बीच पर ये डॉग, कोई साधारण डॉग नहीं है, ये एक रेस्क्यू डॉग है। इन्हें ट्रेन किया जा रहा है ताकि ये डूब रहे लोगों को पानी से खींचकर किनारे तक ला सके। इस रेस्क्यू टीम में और भी डॉग्स हैं और इनकी मदद के लिए इस टीम में इंसान भी हैं जो इन्हें ट्रेन करते हैं। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर हाजिर होंगे।